अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर, उसके यूजेस, उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत सारे चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। एक दो एप्लीकेशन हम इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर हमारे पास क्या चिमनीज़ वगैरह जो होती हैं फैक्ट्रीज़ की, इसके अलावा गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है वो भी आजकल कैटालिटिक वगैरह आ गया है, तो एयर को क्लीन करके फ़ज़ा के अंदर फिर भेजते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको, एक मैश लगी हुई है, ठीक है, और वायर गेज लगी हुई है, यानी मैश इस पर कहते हैं, और साइड पे मेटालिक प्लेट्स लगी हुई हैं। जब इसके अंदर धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह गुजरता है ना, तो उस स्मोक के अंदर बहुत सारे मेटल के पार्ट्स भी होते हैं और धुआं भी होता है। मेटेलिक पार्ट्स जो हैं वो डेंजरस होते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करना हमारा मकसद है। तो हम लोग करते क्या है कि जो वायर गेज है इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। उसके पॉजिटिव चार्ज करने की वजह से जो मेटल के प्लेट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। अब जैसे डस्ट पार्टिकल्स और सारी चीज़ें, स्मोक वगैरह चिमनी के अंदर से गुजरता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो जाली है ना, उस जाली के अंदर से जैसे ही गुजरेगा तो वो सारा का सारा ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो मेटल के पार्ट्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वायर के अंदर गुजरने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, मेटल के पार्ट्स, धुएं के अंदर से जो मेटल वाला पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्टिक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे या धुआं वगैरह सादा होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, इसलिए वो ऊपर निकल जाएंगे सीधे। बाकी जो मेटल के पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वहीं पे स्टिक हो जाएंगे, बाद में उनको हटा देंगे। इस तरीके से हवा साफ़ हो जाती है। मेटल के पार्ट्स जो सल्फ़र के पार्टिकल्स जो है लेड के होते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से टैकल कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग है। उसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि इससे हम स्मूथली पेंट कर सकते हैं बॉडी, जो कार की बॉडी वगैरह जिसको आप पेंट करना चाहते हैं उसको हम एक नेगेटिवली तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो पेंट की हमारे पास स्प्रे की बॉटल होती है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि स्प्रे के ऊपर जो पेंट है, पेंट का स्प्रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार की बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हम स्प्रे करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्मूथली स्प्रे होगा, सब जगह पे इक्वली स्प्रे पहुंचेगा और हर तरीके से स्मूथली रन हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है हैज़र्ड्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग है। लाइटनिंग आपको पता है बादलों के अंदर जब पैदा होती है इतनी डेंजरस होती है, कहीं पे भी गिरे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं बादलों के अंदर, जिस टाइम तेज़ी से चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो तेज़ी से फ्लो करने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं बादलों के अंदर, जो कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। इसकी लंबी थ्योरी है, फिर आपको कभी इंशाल्लाह दोबारा भी समझाऊंगा। तो लाइटनिंग से बचने के लिए हमारे पास जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर टावर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको आर्च सिस्टम किया जाता है ताकि उसके ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर गिर भी जाए तो सारी ग्राउंड हो जाए, नीचे ज़मीन पे गिर जाए, नुकसान ना क्रिएट करे। तो लाइटनिंग से बचने का हमें प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ता है। इसके अलावा फायर और एक्सप्लोजन भी आपको पता है कि आग भी लग जाती है अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस क्रिएट हो जाए, उनका कंट्रोल ना किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो ट्रक की सप्लाई वाला टैंकर होता है उसके ऊपर चार्ज बहुत डेंजरस होता है, अगर लग जाए तो पूरी पेट्रोल की सप्लाई को आग लग सकती है। इसलिए उसके नीचे एक मेटेलिक है चेन हैंग की जाती है ताकि सारा का सारा चार्ज जो है ना ज़मीन पर ट्रांसफ़र हो जाए। इसके अलावा एरोप्लेन आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी हमारे पास ड्यूरिंग फ़्लाइट हमारे पास चार्ज क्रिएट होता है, तो उसके जो व्हील्स होते हैं उसको कंडक्टिंग मटेरियल लगाया जाता है। जैसे ज़मीन पर टच होता है वो टायर जहाज़ के सारे का सारा चार्ज ना उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है वरना आग लगने का ख़तरा होता है। लाइटनिंग के अंदर इतना जो है ना हमारे पास एनर्जी होती है, आपको नज़र आ रहा है, ईच बोट ऑफ लाइटनिंग कंटेनिंग अबाउट 1000 मिलियन जॉल्स ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी है, कहते हैं एनर्जी इनफ टू बॉयल अ कैटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 वीक्स। एक अगर कैटल अगर आप रखें उसको बॉयल करने के लिए 2 हफ्ते तक मुसलसल वो हो जाती है। और 100 वाट के जो बल्ब हैं वो तकरीबन 10⁻⁷ लाइट बल्ब हमारे पास 100 वाट के जलाए जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा पावर होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। अब इसकी ना हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे पास
इलेक्ट्रीफाइड रॉड जो है पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिसपेयर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि जो हमारे पास रॉड है उसके अंदर हमारे पास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप करीब लाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और चार्ज हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, डिसपेयर हो जाते हैं। तो जब चार्ज हमारे पास शिफ्ट हो जाता है तो ज़ाहिर बात है न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर हमारे पास सारे के सारे न्यूट्रल हो जाएगा, डिसपेयर हो जाएंगे। उसके बाद हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ हैज़ अ चार्ज ऑफ 7.5 10 की पावर -7। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। 7.5 × 10 की पावर -11 है, तो नेगेटिव -7.5 × 5 रिमूव होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास है इन विच डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपने मूव करना है तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होगी ना। तो हमारे पास ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिवली प्लेट की तरफ मूव करेगा। ये सिंपल सी बात होगी। उसके बाद कहता है डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन। तो यस, इक्वल चार्ज हमने पहले पढ़ा था कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, सेम लेवल होता है, तो हमारे पास सेम चार्ज भी होता है। तो कैपेसिटर के अंदर पहले कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, वो भी पूछ रहा है कि यस वोल्टेज भी हमारे पास सेम होता है। ठीक है, क्योंकि सेम लेवल है, सेम हाइट है, सेम वर्क डन होगा। फिर हमारे पास है गैसोलीन ट्रक के अंदर हमारे पास नीचे मेटालिक चेन हैंग हुई होती है। मैंने आपको उसकी रीज़न बताई कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चार्जेस क्रिएट होते हैं, वो सारे चार्जेस को ज़मीन में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसको आग लगने का खतरा होता है। और हाई वोल्टेज जो पावर लाइन है वो कहता है कि अगर फेल अक्रॉस योर कार वाइल यू आर इन द कार व्हाट शुड कम्स आउट ऑफ द कार। कहता है कि अगर आप कार है, उस कार के अंदर बैठे हुए हैं और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो बिजली की बहुत हैवी जो तार है वो उसके ऊपर गिर गई है, तो आपको कहता है कि एडवाइस किया जाता है कि आप बाहर ना निकले। तो ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप गाड़ी के अंदर हैं तो आप सेव हैं। जो कार के टायर्स हैं ना, उनके ज़रिए से जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है कार की बॉडी के अंदर वो ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन आप क्या करेंगे, जिस टाइम आप कार की बॉडी को हाथ लगाएंगे तो सारा चार्ज आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आपकी बॉडी के सारा ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ख़तरा है, इसलिए आपको जब तक वो तार रिमूव नहीं होती है आपको कार की बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है वाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग व्हेन हैंड बट द रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग। जो ग्लास का रॉड है ना, आयरन हमारे पास कंडक्टर है, तो उसको हम रब करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है। लेकिन जो गिलास है तो उसके अंदर ऐसे नहीं होता। ठीक है, चार्ज उसके अंदर नहीं आ सकते, वो इंसुलेटर है, उसके ऊपर कोई और चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है। और रबिंग से सिर्फ तब भी होगा जब हमारे पास कोई भी चार्ज आसानी से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे रिमूव हो सके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके हमारे पास चार्ज तभी बाहर आ सकते हैं ना, तो रबिंग से ऐसा हो सकता है, लेकिन हर सूरत में ऐसा नहीं होता। जो कंडक्टर है उसके अंदर ही रबिंग से बाहर आएंगे। ठीक है जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू इज इक्वल टू एन ई का फार्मूला लगेगा। टोटल चार्ज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एन टाइप ऑफ नंबर चार्ज के। आपको क्यू की वैल्यू उसने दे दी 100 माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें खुद पता है 1.6 × 10⁻19। तो एन की वैल्यू हम निकालेंगे क्यू और ई के ज़रिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता रहता है। उसके बाद हमारे पास कूलम्स ला है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने बताया था आपको 9 × 10⁻9 ही आपने यूज़ करनी है। Q1 की वैल्यू भी दी हुई है, Q2 की भी दी हुई है, सेम है, दोनों सेम लगाएंगे। तो रेडियस जो है उसको मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, तो ये एफ़ की वैल्यू आ गई। थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको जो चार्ज की वैल्यू वो नहीं दी हुई, वो आपने ख़ुद निकालनी है क्यू स्क्वायर की शक्ल में। सिमिलर चार्जेस हैं तो Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको सिर्फ क्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो भी आप इससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, दोबारा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसके अंदर भी कूलम्स ला ही यूज़ हुआ है। वहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू अगर आपको लेनी है, ठीक है, तो ये भी सादा सा न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। Q1 Q2 की वैल्यू जब हमारे पास आ गई वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
या इसका स्क्वायर रूट भी लिया जा सकता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके ना क्यू स्क्वायर बन जाएगा, सिर्फ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे यूज़ कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी का फार्मूला यूज़ हुआ है। आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू की वैल्यू भी दे दी आपको, वी की वैल्यू भी दे दी आपको, ठीक है। और 6 वाला न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज आपको दे दी, V1 भी दे दी, V2, तो डेल्टा V हमारे पास क्या होता है, V2 माइनस V1। वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V है, तो ये भी आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट वाला कैपेसिटर के बारे में, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C की वैल्यू निकालनी है, कितना सिंपल है देख सकते हैं आप, सिंपली डिवाइड करना है। उसके बाद 8वें वाला न्यूमेरिकल है, वहाँ पे आपको वहाँ पे भी Q इज इक्वल टू सी वी है, वो भी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है जी। ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसके बाद 9 और 10 जो पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन वाले हैं, जब हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन होगा तो हमारे पास रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। और जब हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो सीरीज़ वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। इस सीरीज़ वाला फार्मूला, इसके अंदर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपने उनकी लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह।